क्या आपको पता है, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का कारण आपका बचपन नहीं है, आपके माता पिता नहीं हैं, आपकी किस्मत नहीं है, वो टीचर नहीं जिसने कभी आपको डांटा था, बल्कि एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है, आप खुद अपनी परेशानियों को चुन रहे हैं। रुकिए, भागिए मत। ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक पूरी की पूरी साइकोलॉजी है जो फ्रॉइड से बिल्कुल अलग है, जिसे एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर ने 100 साल पहले खोजा था और जापान में इस पर लिखी एक किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा क्यों मुझे लोग पसंद करें सोचना ही आपकी सबसे बड़ी जेल है, क्यों आपका गुस्सा, आपकी शर्म, आपका डर, ये सब इमोशन नहीं बल्कि आपके फैसले हैं, और वो एक चीज़ जो असली आज़ादी की तरफ ले जाती है, जिसका नाम ही है नापसंद किए जाने का साहस। अगर आप जिंदगी में कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं, रिश्तों में, करियर में या खुद अपने आप में, तो ये वीडियो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल है जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये जापान के 2 लेखकों इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखी है। ये किताब एक फिलोसोफर और एक नौजवान युवक के बीच होने वाली बातचीत के अंदाज में लिखी गई है। युवक गुस्से में है, दुखी है, अपनी जिंदगी से नाराज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद आप कभी कभी महसूस करते हो। लेकिन ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसकी नींव है एक असली मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के विचारों पर। एडलर का नाम फ्रॉयड और युंग जितना मशहूर नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज की मॉडर्न सेल्फ हेल्प और पॉजिटिव साइकोलॉजी की जड़ है। एडलर की सोच फ्रॉयड से बिल्कुल उल्टी है। फ्रॉयड कहते थे कि आपका आज आपके अतीत का नतीजा है, यानी बचपन में जो हुआ वही आज आपको बना रहा है। लेकिन एडलर कहते थे नहीं, इंसान अतीत से नहीं बल्कि अपने भविष्य के मकसद से चलता है। यही वो बुनियादी अंतर है जो इस पूरी किताब की नींव है, और यही वो पहला झटका है जो ये किताब आपको देती है। एक, आपका अतीत आपको कंट्रोल नहीं करता। सोचिए, कोई व्यक्ति है जो घर से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है मेरे बचपन में मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ था, इसलिए अब मैं लोगों से डरता हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाता। ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? ये आम समझ है। कारण पहले आता है, नतीजा बाद में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इटियोलॉजी, यानी कारण आधारित सोच। लेकिन एडलर की सोच पूरी तरह अलग है। वो कहते हैं असल में हो सकता है उल्टा हो रहा हो। शायद वो व्यक्ति पहले से ये तय कर चुका है कि उसे बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना है, और फिर वो अपने अतीत के दर्द को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे बाहर ना निकलने का एक ठोस कारण मिल जाए। इसे कहते हैं टेलियोलॉजी, यानी मकसद आधारित सोच। मतलब इंसान पहले अपना मकसद तय करता है, फिर उस मकसद को सही ठहराने के लिए अपने अतीत की घटनाओं को इस्तेमाल करता है। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। शायद आपको लगे क्या ये मेरे दर्द को नकार रहा है? बिल्कुल नहीं। जो दर्दनाक घटनाएं हुई वो सच में हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो घटनाएं आज भी आपको बांध कर रखें? ये जरूरी है? एडलर की सोच के मुताबिक नहीं, क्योंकि इंसान का अतीत उसका फैसला नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने अतीत को एक मतलब देता है, और वो मतलब बदला जा सकता है। यहां किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। जो चीज आपको परेशान करती है वो आपके पुराने जख्म नहीं, बल्कि आज आप उन जख्मों को किस नजरिए से देखते हैं वो है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ आपकी गलती है या कि आपको जो तकलीफ हुई वो जायज नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपके पास बदलाव की ताकत है, भले ही आपका अतीत कैसा भी रहा हो। और यही सबसे बड़ी उम्मीद की बात है इस पूरी फिलॉसफी में। जब आप ये मानने लगते हैं कि आप अतीत के गुलाम नहीं हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। 2, हर समस्या रिश्तों की समस्या है। अब एक और चौंकाने वाला दावा। किताब कहती है कि इंसान की हर परेशानी, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना लगे, असल में एक इंटरपर्सनल यानी रिश्तों से जुड़ी समस्या होती है। आप सोचेंगे मुझे तो पैसों की टेंशन है,
इसका रिश्तों से क्या लेना देना? लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए, पैसों की टेंशन असल में क्यों होती है? क्योंकि हमें डर है कि लोग हमें कम आंकेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, या हम अपने परिवार को वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जो समाज में सही मानी जाती हैं। या फिर सोचिए किसी की परफेक्शनिज्म की आदत के बारे में। कोई हर काम एकदम परफेक्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसे कमतर समझेंगे। यहाँ तक कि अकेलापन भी। अकेलापन एक भावना तभी बनती है जब कोई और मौजूद हो। अगर आप दुनिया में बिल्कुल अकेले होते, कोई और इंसान होता ही नहीं, तो अकेलापन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो इस तरह, चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो, शर्म हो या डर, इन सब भावनाओं की जड़ में कहीं ना कहीं दूसरे इंसानों से जुड़ा हुआ कोई सवाल छिपा है। अब यहाँ किताब एक बहुत प्यारी लेकिन गहरी बात कहती है। अगर हम पूरी तरह अकेले होते, ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले होते, तो हमें ना गुस्सा आता, ना जलन होती, ना दुख होता। दुख और सुख दोनों ही दूसरे इंसानों की मौजूदगी की वजह से पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते बुरी चीज़ हैं, बल्कि इसका मतलब है अगर हम अपने रिश्तों को समझदारी से संभालना सीख लें तो हमारी बहुत सी परेशानियां अपने आप हल्की हो जाएंगी। टास्क सेपरेशन। हर काम का मालिक कोई और है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया की, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी काम का बंटवारा। इसका मतलब है हर स्थिति में ये पहचानना कि ये किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है। और नियम बहुत सीधा है, जिस काम का नतीजा किसी और को भुगतना है वो काम आपका नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता चाहते हैं कि आप एक खास करियर चुनें, लेकिन आपका दिल कहीं और है। अब सवाल ये है, पढ़ाई ना करना या एक अलग करियर चुनना, इसका असली नतीजा किसे भुगतना है? आपको। तो ये आपका काम है, आपका फैसला है। लेकिन इस फैसले पर आपके माता पिता क्या सोचते हैं? वो नाराज होते हैं या खुश? ये उनका काम है, उनकी भावना है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम दूसरों के काम में दखल देने लगते हैं। मेरे बच्चे को ये करना चाहिए, मेरे पार्टनर को वैसे बर्ताव करना चाहिए, मेरे दोस्त को मुझे समझना चाहिए। और जब दूसरा वैसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। किताब कहती है ज्यादातर पारिवारिक और सामाजिक झगड़े इसी वजह से होते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के काम में दखल देते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, क्या मुझे लोग पसंद करेंगे या नहीं? ये भी दूसरे का काम है, आपका नहीं। आपका काम है ईमानदारी से जीना, अपने उसूलों पर चलना। बाकी लोग आपको पसंद करें या नापसंद, ये उनकी सोच है, उनकी जिम्मेदारी है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी असली जिंदगी जीना बंद नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, टास्क सेपरेशन का मतलब ठंडा या बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है सीमाएं समझना। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी से प्यार से पेश आ सकते हैं, लेकिन आप किसी और की जगह उसका काम नहीं कर सकते, और ना ही आपको उसकी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। 4. कमतरी का एहसास बनाम कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं एक बहुत आम भावना की, मैं दूसरों से कम हूं। एडलर कहते हैं कमतरी का एहसास होना बिल्कुल सामान्य बात है। असल में हर इंसान बचपन से ही खुद को कमजोर, छोटा और असमर्थ महसूस करता है, क्योंकि हम बड़ों की दुनिया में पैदा होते हैं जहां हर कोई हमसे ताकतवर और समझदार लगता है। ये एहसास दरअसल एक अच्छी चीज भी हो सकता है, क्योंकि यही एहसास हमें आगे बढ़ने, सीखने, बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सामान्य एहसास एक कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। यानी जब हम इस एहसास को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं कम हूं इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा, या मैं कम हूं इसलिए मुझे माफ कर दो अगर मैं नाकाम रहूं। और इससे भी दिलचस्प एक और चीज है जिसे कहते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी श्रेष्ठता का झूठा भ्रम। कई बार जो लोग अंदर से बहुत कमजोर महसूस करते हैं वो बाहर से बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं,
अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी अंदरूनी कमतरी को छुपा सकें। इसका एक और उदाहरण है, कुछ लोग अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे सहानुभूति रखें और उन्हें खास तवज्जो दें। किताब इसे बहुत साफ शब्दों में समझाती है कि दुख को भी कई बार एक तरह की ताकत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप में कमी है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आप उस कमी के एहसास का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करते हैं या बहाना बनाने के लिए। 5, जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, किताब कहती है कि हमारी बहुत सी तकलीफ़ों की जड़ है जिंदगी को एक रेस या मुकाबला समझना। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा कमाता है, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा सहकर्मी मुझसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और इस तुलना से या तो जलन पैदा होती है या फिर घमंड। एडलर की सोच में एक बहुत खूबसूरत अंतर बताया गया है, वर्टिकल रिलेशनशिप यानी ऊंच नीच वाला रिश्ता और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप यानी बराबरी का रिश्ता। वर्टिकल रिलेशनशिप में हम लोगों को या तो अपने से ऊपर रखते हैं या नीचे, जैसे बॉस, कर्मचारी, टीचर, स्टूडेंट या यहाँ तक कि माता, पिता और बच्चे के बीच भी। इस तरह के रिश्तों में तारीफ और सज़ा का इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में सब बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। हर इंसान की अपनी अलग यात्रा है, अपनी अलग रफ्तार है। किताब कहती है, जब आप जिंदगी को एक सीधी रेस की तरह देखना बंद कर देते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और इसकी बजाय ये मानते हैं कि हर इंसान बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो जलन और घमंड दोनों अपने आप कम होने लगते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि मैं दूसरों से आगे हूं या पीछे। असली सवाल है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? आपकी तुलना सिर्फ आपके अपने कल से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। 6, नापसंद किए जाने का साहस। अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े और सबसे नाम रोशन करने वाले आइडिया पर। हम सब की एक गहरी चाहत होती है, लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें स्वीकार करें। और इसी चाहत में हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे नाराज ना हों। किताब एक बहुत तीखा लेकिन सच्चा सवाल पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं या अपने लिए? अगर आप हर फैसला इस आधार पर लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो असल में आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। यहीं से आता है वो आइडिया जिसका नाम इस पूरी किताब को दिया गया है, नापसंद किए जाने का साहस। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर लोगों को नाराज करें या बुरा बर्ताव करें। इसका मतलब है आप ईमानदारी से अपने उसूलों पर चलें, भले ही इसकी वजह से कुछ लोग आपको पसंद ना करें। क्योंकि सच्चाई ये है, आप चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा। और अगर आप सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो आप कभी भी असली आज़ादी महसूस नहीं कर पाएंगे। आज़ादी की यही परिभाषा है, जब आप किसी और की मंजूरी के मोहताज नहीं होते, जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे पसंद किया जाना मेरा काम नहीं बल्कि दूसरे का काम है, तभी आप सच में आज़ाद होते हैं। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है आपको हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने ईमानदार, सच्चे रास्ते पर चल सकते हैं। 7, सामुदायिक भावना और योगदान से मिलती है असली खुशी। अब सवाल उठता है, अगर हमें दूसरों को खुश करने की चिंता छोड़नी है, तो फिर असली खुशी कहाँ से मिलेगी? किताब का जवाब बहुत गहरा है। खुशी योगदान की भावना से मिलती है। यानी जब आपको लगता है कि आप किसी तरह से दूसरों के काम आ रहे हैं, समाज के काम आ रहे हैं, चाहे वो एक बड़ा काम हो या एक छोटी सी मदद। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी शर्त है, ये योगदान दूसरों की तारीफ पाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए अच्छे काम करते हैं ताकि लोग आपकी तारीफ करें, तो आप फिर से उसी पुरानी जेल में वापस चले जाते हैं, जहां आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है। असली योगदान की भावना अंदर से आती है, जब आप खुद महसूस करते हैं मैं किसी काम का हूं, मेरा होना मायने रखता है।
किताब एक और खूबसूरत आइडिया देती है। इसे कहते हैं कम्युनिटी फीलिंग, यानी सामुदायिक भावना। इसका मतलब है खुद को सिर्फ अपने परिवार या अपने दोस्तों तक सीमित न रखना, बल्कि खुद को एक बड़े समुदाय का हिस्सा महसूस करना, चाहे वो आपका मोहल्ला हो, आपका देश हो या पूरी मानवता। जब इंसान खुद को इस बड़े ताने बाने का हिस्सा महसूस करता है तो उसकी छोटी छोटी चिंताएं, लोग मुझे क्या समझेंगे, मैं कितना सफल हूं, अपने आप हल्की लगने लगती हैं। 8. सिर्फ आज में जीना। जिंदगी एक लाइन नहीं, बिंदुओं की एक सीरीज है। आखिर में किताब एक बहुत गहरी और शांत करने वाली बात कहती है, जिंदगी को एक सीधी लाइन की तरह मत देखिए जहां हर कदम अगले कदम की तैयारी है। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मैं ये डिग्री पूरी कर लूंगा तब खुश रहूंगा, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब चैन आएगा, जब मैं शादी कर लूंगा तब जिंदगी शुरू होगी। इस तरह हम हमेशा भविष्य के किसी पल का इंतजार करते रहते हैं और वर्तमान को सिर्फ एक तैयारी का समय समझते हैं। किताब कहती है, जिंदगी असल में एक लाइन नहीं है, बल्कि बिंदुओं की एक सीरीज है। हर पल अपने आप में पूरा है। आपका आज कल की सीढ़ी नहीं है, आपका आज अपने आप में एक मुकम्मल पल है। इसका मतलब है भविष्य की बड़ी मंजिल की चिंता में आज को मत गंवाइए, बस आज को ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से जीने की कोशिश कीजिए, न अतीत का बोझ लेकर, न भविष्य की चिंता में डूबकर, बल्कि सिर्फ इस पल में। और यही वो जगह है जहां असली शांति मिलती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने का एक पूरा तरीका है। आपका अतीत आपको बांधता नहीं, आप खुद अपने मकसद चुनते हैं। हर परेशानी की जड़ में कहीं ना कहीं रिश्ते होते हैं। आपका काम सिर्फ अपना काम करना है, दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं। कमतरी का एहसास सामान्य है, बस उसे बहाना मत बनाइए। जिंदगी कोई रेस नहीं, अपनी रफ्तार से चलिए। सबको खुश करने की कोशिश छोड़िए, नापसंद किए जाने का साहस रखिए। असली खुशी योगदान से आती है, तारीफ से नहीं। और सिर्फ आज इसी पल में जीना सीखिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन 8 आइडियाज में से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी और गहरी जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। याद रखिए, आपको हर किसी को पसंद आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने आप के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है। यही असली साहस है और यही असली आज़ादी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।